आपको क्लियर कर दिया कंटूर इंटीग्रेशन, आप सब कुछ हम करेंगे कंटूर इंटीग्रेशन में करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन थ्योरम जो इस चैप्टर पर गवर्न होगी, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। उससे थोड़ा सा टच देंगे आपको कि हम लोग रीजन कौन कौन से लेते हैं। रीजन 3 प्रकार के, ठीक है। पहला कि सिंपली कनेक्टेड एंड मल्टीपल, सिंपली जैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, सिंपली क्योंकि इससे कहीं पे अपने को क्रॉस नहीं किया, तो ये सिंपल क्लोज कर्व कहलाता है। ये कैसा मल्टीपल, इससे अपने को ही क्रॉस कर लिया तो ये मल्टीपल, दो में कट गया, डिसमल्टीपल। ये कैसा है, ये रनिंग बिटवीन द पाथ, दो सर्किल के बीच का पाथ। इस तरह के 3 ही कर्व आपके सिलेबस में है, ज़्यादातर आप में ये और ये आएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको और उसको ध्यान से समझिए, ठीक। अब एक कॉची जो है तो पूरे चैप्टर में आप लोग गवर्न करेंगे, कॉची डिमांड इक्वेशन से लेकर कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची फॉर्मूला। तो पहली थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, जो ये कहती है, इसका स्टेटमेंट समझिए बहुत ध्यान से। कोई फंक्शन, किसका, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ जेड, कोई फंक्शन एफ जेड, ठीक है। एफ जेड क्यों कहते हैं पता है, जब हम एफ एक्स कहते हैं तो हम सिर्फ y इज इक्वल टू एफ एक्स कहते हैं, मतलब कि y सिर्फ x पे डिपेंड करता है। एफ जेड कहते हैं तो वो पूरे एरगन प्लेन में होता है, क्योंकि z हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन उस स्पेस पे दिखता है, इसलिए हम एफ जेड बोलेंगे तो मतलब स्पेस की बात करें। कोई फंक्शन एफ जेड अगर एनालिटिक है मतलब वो हर जगह डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। कुछ चीज़ें बिल्कुल मन में ठान लीजिए, एनालिटिक है कोई फंक्शन, इसका मतलब CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, और एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है, और एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल वो हर पाथ पे है। आपने कुछ क्वेश्चन अपने कराए थे आपको कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ नहीं हो रहा था, किसी पाथ पे कुछ वैल्यू, किसी पाथ पे कुछ वैल्यू निकल रही, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो एनालिटिक नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी यूनिक नहीं है, ठीक है। तो इस थ्योरम में ये क्या कह रहे हैं, पहले तो थ्योरम का स्टेटमेंट कर करिए, इफ एफ जेड इज एनालिटिक throughout the region R, then अगर ये R में एनालिटिक है तो एफ जेड डी जेड की वैल्यू उस R के अंदर 0 होगी, ठीक है। मतलब कि उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी अगर फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, ओके। इसका हम छोटा सा प्रूफ है, इसका हम प्रूफ भी आपको किया, ओके। कॉची थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने लिखा है, एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड इज कंटीन्यूअस। ऑब्वियस सी बात है, लिख दिया है हमने एफ जेड एनालिटिक है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ डैश जेड कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस मतलब एग्जिस्ट करना होता है, लेकिन तब भी लिख लिया हमने, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिफरेंशिएबल उसका ये खुद बता रहा है कि फंक्शन एनालिटिक। किस पे, सिंपल क्लोज कर, सिंपल क्लोज कर मैंने बताया था आपको, सिंपल क्लोज कर मतलब लाइक दिस। अच्छा, ये डायरेक्शन हमेशा क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या फिर हम फिजिक्स की बात करें, मैथ्स की बात करें, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है। आई थिंक आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अगर ऐसा है कि एफ जेड एनालिटिक है तो उसका सिंपल क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रल 0 होता है। ये कॉची इंटीग्रल थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए कैसे, कि एफ जेड मतलब क्या होगा, u प्लस आई, डी जेड मतलब क्या होगा, dx प्लस आई डी वाई, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, u dx आई u dy, फिर आई v dx, फिर आई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का, यस और नो, एग्री ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देख लीजिए, तो इसको आप लिख सकते हो कैसे भाई, u dx माइनस v dy, ठीक है, अब प्लस आई कॉमन ले लो, u dy प्लस v dx, करेक्ट है, पक्का, ठीक है। अब इसमें आप लगा दीजिए ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है, m dx प्लस n dy इज इक्वल टू ये, तो लगा दीजिए भाई। अगर हम इसको m माने उसको n मान लेते, मान लायक है ना, ठीक है, तो लगा लीजिए। तो डबल इंटीग्रेशन हो जाता है ग्रीन थ्योरम के द्वारा, ये m है तो ये n है, n का डिफरेंशियल पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू माइनस साइन लगी, क्योंकि यहाँ माइनस, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, माइनस डेल u ओवर डेल y,
और ये हो जाता है dx dy। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, फिर I फिर क्या लगा दीजिए, ये m है और ये m dx m dy होता है, ध्यान दीजिएगा। तो m का क्या हो जाएगा, m का x के रेस्पेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस क्या होगा, n का हो गया m x के रेस्पेक्ट में, और m का किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि fz कैसा फंक्शन है, एनालिटिक। fz कैसा फंक्शन है, एनालिटिक। मतलब क्या होगा इसमें, CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी ना। तो CR इक्वेशन क्या होती है, del u over del x is equals to del v over del y, del u over del y is equals to minus del v over del x। जरा देख लीजिए क्या कट रहा है, क्या कट रहा है कुछ, del u over del x, del v over del y, del u over del y आ गया शून्य। दिस इज द कॉची इंटीग्रल थ्योरम। थैंक यू। ओके, हमने अभी आपको कॉची इंटीग्रल थ्योरम बताई, उसका स्टेटमेंट क्या, स्टेटमेंट में निष्कर्ष निकला था हमारा, कोई फंक्शन अगर किसी रीजन के अंदर, किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो 0, आपको निकालने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, कैसे आते हैं देखिए, कंपटीशन में भी आते हैं क्वेश्चन, जो भी आपकी गेट के प्रिपरेशन, किसी की प्रिपरेशन, ये पूरे दोनों चैप्टर आप लोगों के लिए बीएससी, एमएससी और गेट की प्रिपरेशन, जितनी भी आपकी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव हैं, उनमें ये चैप्टर्स आते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे आपका मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करना है। सी जो क्लोज्ड कर्व है, इसको ट्रिपल साइन हमने लगाया है, ट्रिपल साइन मतलब सी टेल्स, सी क्या कह रहा है, सी क्या कह रहा है, mod z बराबर 1। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि mod z बराबर 1 क्या है, mod z बराबर 1 एक सर्किल। इसको आप तुरंत सोच सकते हो इस तरह से कि ये क्या है, x² + y² बराबर 1, जिसको हम लोग x² + y² बराबर 1 कहेंगे, जो कि क्या होगा, एक सर्किल। इसका सेंटर क्या होगा, लग गया, लेकिन मान लो है 0 है ना, दिख रहा है। चलिए, ये सर्किल। अब देखिएगा, ये हमारा फंक्शन है, तो ये हमारा ये तो fz है, यस और नो। अब इसके पहले जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हम कर्व की इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व कर रहे थे। अब जरा देखिए, क्या ये फंक्शन fz एनालिटिक है, हाँ है। fz जो लिखा हुआ है वो एक पॉलिनोमियल ऊपर है, ठीक है भाई। प्रॉब्लम कब आती है, जब कोई रैशनल फंक्शन होता है, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक कहाँ नहीं होता है, जब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होता है, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा है z बराबर -2 पे, ये एनालिटिक नहीं है। तो ये तो पूरी ऊपर है, और हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं आपको, एवरी पॉलिनोमियल, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एनालिटिक फंक्शन, क्योंकि वो डिफरेंशिएबल होती है भाई, ये हर पॉइंट में डिफाइंड है। तो दिस इज, ये कैसा फंक्शन है, एनालिटिक। दिस फंक्शन इज एनालिटिक। जब एनालिटिक है और जब इस कर्व के अंदर एनालिटिक है, जब वो एनालिटिक थ्रू आउट द रीजन है, तो इस कर्व के अंदर तो हुआ ही, तो इसका मान कितना आएगा, निकालने की जरूरत है, इसका आंसर डायरेक्टली 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, इसका हमने थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन लिया, कॉन्ट्रडिक्ट पार्ट दिया इसका। इस क्वेश्चन को चेक करना है, पाथ आपका ये दिया है, पाथ इसमें पहले ये दिया था, इसमें अब ये दिया है। इस पाथ को आपको बताना पड़ेगा, है क्या, स्क्वायर। स्क्वायर कैसे, इसके वर्टेक्स दे रखे हैं, ये वर्टेक्स कैसा होगा, 1, 1, 2, 1, 2, 2। आई थिंक मेरे स्टूडेंट ये सब कर ले रहे हैं, करेक्ट है, ऐसे तो पॉइंट होंगे। z में अगर कोई पॉइंट दिया तो ऐसे बनाना आता है ना, सिखा दिया मैंने। अब ये पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, 1, 1 यहाँ पे होगा, 2, 1, 2 इसमें लो तो ये 1 ये होगा, 2, 2 यहाँ पे होगा, ठीक, 1, 2 यहाँ पे, ये स्क्वायर यही तो बनेगा, करेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका रीजन हो गया, सी क्लोज कर, ठीक है। पॉइंट भी लिख दीजिए, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, हो गया। अब देखिए जो दिया हुआ फंक्शन fz की तरफ फोकस कीजिए, ये fz, पूछिए अपने मन से कि fz एनालिटिक है कि नहीं। अब हम रुक गए थोड़ा सा, क्यों, यहाँ पे तो पॉलिनोमियल थी, तो हमने बेतहाशा बोल दिया, बिंदास बोल दिया कि fz एनालिटिक है, लेकिन ये हमारा प्रॉब्लमेटिक है, क्यों, नीचे के रैशनल फंक्शन डिनोमिनेटर दे रहा है।
और सबसे बड़ी आफत तब आती है जब फंक्शन डिनोमिनेटर दिया होता है, डिनोमिनेटर में जो पॉइंट होते हैं उस पर वो वही कहीं ना कहीं ब्रेक करता है। देखिए z बराबर -2 रखिए इसमें, इट गोज टू इनफाइनाइट, इसका मतलब z बराबर 2 पे एनालिटिक नहीं है। गॉट इट? z स्क्वायर बराबर 4, ठीक, z बराबर ±2y पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। कौन से पॉइंट? z बराबर -2 कैसे निकाला? z + 2 बराबर 0 और z स्क्वायर + 4 बराबर 0। इससे पॉइंट ए आएगा, इससे क्या आएगा? ये आएगा, ये क्या आएगा? ठीक है ना? 4 का -4 अंडर रूट लगाया, -1 का अंडर रूट आई +-2i विदाउट, इसका मतलब 3 पॉइंट हैं ऐसे जिसपे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। एट दिस पॉइंट लिख लीजिए, एट दिस पॉइंट f(z) इज नॉट डिफाइंड। जब डिफाइंड नहीं है मतलब नॉट एनालिटिक। अब देखिए, अपने मन से पूछिए या फिर ज्यादा मन में मत चलिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए कि ये पॉइंट्स क्या इनसाइड सी है? -2 कहाँ पे है? आउटसाइड। 2i कहाँ पे है? 2i कहाँ होगा? 2i मतलब क्या हो गया भाई? 2i पॉइंट मतलब क्या हो गया? 0,2। और ये क्या हो गया? 0, -2 हुआ कि नहीं हुआ? 0,2 मतलब यहाँ कहीं 2 है ना, और 0 सब बाहर है, ये भी बाहर, तीनों बाहर। तो हम कह सकते हैं ऑल आउटसाइड सी। जब आउटसाइड है तो उसके अंदर तो फंक्शन एनालिटिक हुआ कि नहीं हुआ? जब ये तीनों पॉइंट कहाँ है? बाहर है, और इन्हीं पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था, लेकिन ये पॉइंट तो बाहर है। अगर आपसे कहे कोई कि सी के अंदर तो भाई ये एनालिटिक है, यस ये सी के अंदर एनालिटिक है, क्योंकि सी के अंदर वो पॉइंट ही नहीं आ रहा। गॉट इट? इसका मतलब fz is analytic inside and on। लेकिन ये भी वर्ड बहुत जरूरी है, इनसाइड भी होना चाहिए और उस पर भी होना चाहिए, मतलब कि बाउंड्री पर भी। बात समझ रहे हो ना? तो ये बाउंड्री पर भी एनालिटिक है और सी पर भी एनालिटिक है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अगर यही तीनों पॉइंट में से कोई पॉइंट इनसाइड होता तो थ्योरम नॉट एनालिटिक। गॉट इट? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर 0 लिख दो। काम क्या करना है आपको? fz किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो रहा है ये चेक कर लो। चेक कर लिया? इस पॉइंट पे नहीं हो रहा। अब ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है, ये चेक कर लिया। अगर अंदर है तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। अंदर है तो हम कुछ और थ्योरम लगाएंगे, कोई अच्छी थ्योरम लगेगी नहीं। लेकिन जब ये बाहर हो गए तो हमसे मतलब ही नहीं। ये पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड है, इसलिए अंदर तो फंक्शन एनालिटिक है, और जब फंक्शन एनालिटिक है तो वो उस रीजन में उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी बाय कॉची इंटीग्रल थ्योरम। धन्यवाद।